हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप एंड साइज, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। ठीक, आज हम उसी के आगे और अध्ययन करेंगे, है ना जी। आज का टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो है वो कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को कैसी दिखाई देती है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम एक सूक्ष्मदर्शी, है ना, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको ये एक थर्मस फ्लास्क की तरह दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? थर्मस फ्लास्क की तरह दिखाई देता है ना। आप लोग थर्मस देखेंगे, एक बॉटल की तरह संरचना होता है। सेम वैसे ही जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसे दिखाई देता है? एक थर्मस फ्लास्क की तरह हमको दिखाई देता है। ठीक, जो दो झिल्ली, एक बाह्य झिल्ली, एक क्या होती है बाह्य झिल्ली, और एक क्या होती है आंतरिक झिल्ली, है ना, जो क्या होती है दो झिल्ली से मिलकर बना हुआ या दो झिल्ली से क्या होता है घिरा हुआ संरचना होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं कहते हैं, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बाहरी एवं आंतरिक झिल्ली, है ना, दोहरी झिल्ली वाली क्या होती है रचना होती है। आया समझ में? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली वाली क्या होती है कोशिकांग होता है। आया समझ में? जो बाह्य झिल्ली एवं आंतरिक झिल्ली से मिलकर बना हुआ होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और एक क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। दोनों के दोनों जो होते हैं इनमें और केंद्रक, है ना, तो इनमें क्या होता है इन कोशिकाओं के चारों क्या होती है दो, इन कोशिकाओं के चारों क्या होती है झिल्ली की दो परत पाई जाती है। इसी के हम क्या कहते हैं दोहरी झिल्ली वाली रचना या दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं कहते हैं। आया समझ में? ठीक, जब हम क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की हम आंतरिक संरचना को देखते हैं, है ना, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं कटिंग करते हैं, अब हम उनकी आंतरिक संरचना को देखते हैं तो हमको उसमें निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती है। सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। क्या दिया गया है? माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, या इसी को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो हमको माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली दिखाई देता है। सबसे बाहर वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, है ना, बाह्य झिल्ली। उसके बाद एक हमको आंतरिक संरचना में क्या होती है झिल्ली दिखाई देता है ये, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, है ना, आंतरिक झिल्ली कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमको दो झिल्ली दिखाई देती है। पहला होता है बाह्य झिल्ली, दूसरा क्या होता है आंतरिक झिल्ली, है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आया समझ में? ठीक, दोनों झिल्ली जो होती है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी इकाई होती है। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं उनकी मोटाई कितनी होती है 75 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और दोनों झिल्ली की बीच की दूरी, है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों की बीच की दूरी कितनी होती है लगभग 60 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आया समझ में? तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को देखते हैं तो हमको सबसे पहले क्या दिखाई देता है माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली, जो क्या होती है दो झिल्ली से मिलकर बनी होती है। एक होता है बाह्य झिल्ली, दूसरा क्या होता है आंतरिक झिल्ली, है ना, एक होता है बाह्य झिल्ली, एक होता है आंतरिक झिल्ली। इनकी मोटाई कितनी होती है लगभग 75 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और दोनों की बीच की दूरी कितनी होती है 60 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आया समझ में? ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर में आता है माइटोकॉन्ड्रियल वेस्म, या इसी को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया चेम्बर, है ना। तो क्या होता है झिल्ली के बीच में जो खाली स्थान जगह पाया जाता है या जो गैप जो होता है उसी को हम बोलते हैं वेस्म या चेम्बर कहते हैं। तो जब हम इनकी आंतरिक संरचना को देखते हैं तो हमको इसमें दो चेम्बर दिखाई देता है। पहला बाह्य वेस्म जिसे हम बोलते हैं आउटर चेम्बर, दूसरा होता है आंतरिक वेस्म जिसे हम बोलते हैं इनर चेम्बर, है ना। तो ये दो झिल्ली के बीच में खाली स्थान जगह दिख रहा है, ये दो झिल्ली है ना, दो झिल्ली के बीच में क्या है खाली स्थान जगह दिख रहा है, तो क्या कहलाएगा आउटर चेम्बर, क्या कहलाएगा आउटर चेम्बर। ठीक, उसके बाद ये आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली के बीच में भी हमको खाली स्थान जगह दिख रहा है, गैप दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे इनर चेम्बर, क्या बोलेंगे इनर चेम्बर। आया समझ में? तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं
तो हमको इनमें क्या होता है, दो वेस में दिखाई देता है। पहला कौन कहते हैं, आउटर चेंबर, दूसरा को क्या कहते हैं हम, इनर चेंबर। तो देखते हैं आउटर चेंबर। आउटर चेंबर को ही हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल चेंबर भी कहते हैं। यह बाह्य एवं भीतरी झिल्ली के बीच उपस्थित होता है ना। तो आउटर चेंबर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच जो जगह होती, स्पेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आउटर चेंबर कहते हैं, है ना। आउटर चेंबर कहते हैं जो लगभग 60 से लेकर 80 एंगस्ट्रॉम तक चौड़ा होता है ना। तो आउटर चेंबर कैसा होता है, लगभग 60 से लेकर 80 एंगस्ट्रॉम कैसा होता है, चौड़ा होता है, जिसमें प्रोटीन, कुछ कोएंजाइम एवं विद्युत अपघट्य जो है वो भरे हुए होते हैं, है ना। इन चेंबर में क्या पाया जाता है भाई, प्रोटीन पाया जाता है, कोएंजाइम पाया जाता है और विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर में देखते हैं हम आंतरिक वेसन, जिसे हम बोलते हैं इनर चेंबर। ये वाला भाग क्या कहलाता है, इनर चेंबर, है ना। तो इससे मैट्रिक्स भी कहते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इनर चेंबर को मैट्रिक्स भी कहते हैं, या इसे हम मध्य गुहा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक गाढ़ा द्रव भरा हुआ रहता है ना। इसमें क्या होता है, एक जो इनर चेंबर जो होता है उसमें गाढ़ा द्रव्य भरा हुआ रहता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा में क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर चेंबर होती है, इनमें क्या होती है, गाढ़ा द्रव भरा हुआ रहता है। उसी द्रव को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी मैट्रिक्स में गोलाकार डीएनए के 2 से 6 अणु पाए जाते हैं ना। तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो जो मैट्रिक्स होता है वही क्या होता है, गोलाकार डीएनए पाया जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 2 से लेकर 6 तक होती है। ठीक, उसके साथ साथ इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम भी पाया जाता है। ये जो गोल संरचना दिख रहा है वो क्या है, राइबोसोम है, जो कैसा होता है, 70 इस प्रकार का होता है। और हमको पता है 70 इस प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, है ना। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं उनमें राइबोसोम कैसा होता है, 70 इस प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है ना, उनमें राइबोसोम कैसा होता है, 80 इस प्रकार का होता है। तो राइबोसोम में भी किस प्रकार का, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके साथ साथ टीआरएनए, है ना, ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए, इसी को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, और डीएनए, पॉलीमरेज, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध एंजाइम भी क्या होते हैं इसमें पाया जाता है। डीएनए का मीनिंग होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना, और आरएनए का क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो जो मैट्रिक्स जो होता है उसमें क्या क्या दिखाई देता है, डीएनए दिखाई देता है, राइबोसोम दिखाई देता है, टीआरएनए, एमआरएनए तथा इसके साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज और प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित एंजाइम भी इन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, और इन सब चीजों के प्रेजेंट के कारण, डीएनए, राइबोसोम, आरएनए के प्रेजेंट के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वनियंत्रित कोशिका, क्या बोलते हैं, अर्ध स्वनियंत्रित कोशिका कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, डीएनए, है ना। अर्ध मीन्स क्या होता है, आधा, स्वनियंत्रित मतलब स्वयं के द्वारा नियंत्रित, है ना, कोशिका। तो वे कोशिका जो क्या करती है, अपना नियंत्रण या अपनी पौधिक क्रिया जो है वो स्वयं खुद कर लेती है। इसी का हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वनियंत्रित कोशिका कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, डीएनए है। डीएनए में क्या होता है, डुप्लीकेशन या द्विगुणन की क्षमता पाया जाता है। तो इनमें क्या होता है, विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है। तो ये अपना निर्माण खुद कर लेते हैं। उसके साथ साथ में क्या पाई जाती है, राइबोसोम भी पाया जाता है। तो इसे कहीं से हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वनियंत्रित कोशिका कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। या हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका भी कहते हैं। आया समझ में,
कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका, क्योंकि ये क्या करती है, अपना नियंत्रण स्वयं कर लेती है ना। और इनका बाकी जो डिटेल्स है उसे हमने कक्षा 9वीं में और पढ़ चुके हैं। ठीक, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये संतति कोशिकाओं में ये एक कोशिका से पहुंचते हैं, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया आखिर एक जीव से दूसरे जीव में कैसे पहुंचता है ना, या एक मातृ कोशिका से संतति में, संतान में इनका ट्रांसफर कैसे होता है। तो क्या होता है, संतति कोशिकाओं में ये एक कोशिका से पहुंचते हैं ना, अन्य कोशिका से पहुंचते हैं ना। अब अन्य कोशिका कहाँ पाया जाता है, मातृ कोशिकाओं में पाया जाता है ना, फीमेल में पाया जाता है। तो जो फीमेल के जो एक सेल जो होता है वहां से क्या होता है, जो संतति जो संतान जो होता है उनको माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्राप्त हो जाता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर जो है वो स्थानांतरित होती रहती है ना। तो इनका बच्चों में, संतति में ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, मातृ की एक सेल्स के द्वारा होती है ना, अंड कोशिका के द्वारा होती है। ठीक, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना, जिसमें हमको क्या क्या दिखाई देता है, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली, है ना। तो सबसे बाहर के झिल्ली को हम क्या बोलते थे, आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद आंतरिक झिल्ली को क्या बोलते थे, इनर मेम्ब्रेन। ठीक, इसी प्रकार जब हम और इनको अध्ययन करते हैं ना, माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको इसमें क्या होती है, दो चैम्बर भी दिखाई देता है। तो जो बाहर जो होता है ना, बाहर झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच जो खाली स्थान जगह है, जो चैम्बर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम आउटर चैम्बर कहते हैं। और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो गुहा पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, इनर चैम्बर कहते हैं। ठीक, तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी किसे कहते हैं, F1 पार्टिकल किसे कहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।